सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, सीएए की। सीएए का भूत इतना बड़ा था कि उस समय केंद्र की सरकार की प्रोग्रेस करने वाली योजनाएं और सरकार का विस्तार जितनी अच्छी तरह से वो देश को तेजी से ले जाना चाहते थे वो सब रोक दिया था। एक ऐसा समय भी था कि शाहीन बाग जैसे खेल हो गए थे, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था, पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में, खास तौर से पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हो रहा था। सलमान खुर्शीद पार्टिसिपेट कर रहे थे, जयराम रमेश पार्टिसिपेट कर रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका ये सभी सभी उस समय आ गए थे और सब पूरी ताकत से सरकार को हटाने पर लगे थे। देश में पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरह से दंगे भड़क जाए। उसके पीछे का तर्क ये दिया गया था कि अमित शाह जी ने जब सीएए प्रेजेंट किया था 370 के बाद, मैं मानता हूं सीएए 370 का ही विस्तार था, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत आर्टिकल 370 करते समय की गई थी कि भाई जम्मू कश्मीर में जो लोग रहने आए हैं या जो लोग पाकिस्तान के उस क्षेत्र से जो पाकिस्तान के कब्जे में है जम्मू कश्मीर में रुक गए, उन हिंदुओं का, उन दलितों का या वहां महिलाओं का जो नागरिकता है वो नागरिकता पूरी कैसे नहीं मिलेगी, राइट पूरा क्यों ना मिले। बाद में उसको पैन इंडिया लागू कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया और पूरे देश में लागू करने के बाद फिर संसद में स्टेटमेंट दिया गया, यानी कि वो 370 का ही विस्तार था सीएए, जो कि फिर बाद में पूरे देश में लागू हुआ। और उसके साथ साथ ही हमने वहां चर्चा करना शुरू की। अमित शाह जी जब भाषण दे रहे थे उसी समय एक वक्तव्य आया और उन्होंने कहा एनआरसी कर रहेंगे, हम भारत में एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं रहने देंगे। अब ये जो उनका बयान था, इसने भारत में करोड़ों जो अवैध अप्रवासी हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उनकी नींवें हिला दी थी। उन्होंने यहां शादी बारात कर लिए थे, उन्होंने यहां बच्चे पैदा कर लिए हैं, उन्होंने यहां की सोसाइटी में मिल गए हैं और यहां तक कि यहां के क्राइम रेट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक पार्टिकुलर समाज जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, उसने, हिंदू नहीं कहता मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी की बात कर रहा हूं, हिंदू नहीं कहता, अपने आप को मुसलमान कहता है, उसने इस बात को दिल से ले लिया। कांग्रेस नेतृत्व कर ही रही थी और उसने दिल से ले लिया और परिणाम निकला कि पूरे देश में आंदोलन हो गए। उसी समय पर कोविड भी आ गया, कोविड में भी आंदोलन चालू रहा। बाद में योगी बाबा ने जब लाठी चलानी शुरू करी, शाहीन बाग जैसे प्रकरण जब उत्तर प्रदेश में हो रहे थे वहां लाठी चलनी शुरू हुई, यूएपीए के कानून का यूज होना शुरू हुआ, उनकी फोटोएं छपनी शुरू हुई, जो दंगा कर रहे थे उनके खिलाफ भरपाई के सब कारनामे शुरू हुए। उसके बाद कहीं हल्का पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर यह आरोप था कि उसने नोटिफिकेशन, हिंदू समाज ये कह रहा था, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आया था, वो ये कह रहा था कि भाई ये वहां से आने के बाद आपने ये सीएए कर तो दिया है, लेकिन आपने नोटिफिकेशन नहीं किया, नोटिफिकेशन कर दीजिए तो हमें नागरिकता मिल जाए। अब इस बात को लेकर तमाम पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट गई थी। उस समय जयराम रमेश की पिटीशन है, असदुद्दीन ओवैसी की पिटीशन है, असम की बहुत सारी पिटीशनें हैं, असम में कांग्रेसियों ने बहुत सारी पिटीशनें केंद्र में कर करके, उनका इशू दूसरा है, हालांकि उनका और त्रिपुरा वालों का इशू दूसरा है। वो 1971 के बाद जो हिंदू या मुसलमान कोई भी बांग्लादेश से असम में या त्रिपुरा में आया, उनके विषय में उनको चिंता है कि वो हिंदू को कैसे आप दे सकते हैं। उनकी चिंता यह है कि जो बांग्लादेश से हिंदू आया उसको भी नागरिकता भारत में नहीं मिलनी चाहिए। और मुसलमानों का और कांग्रेस का यह तर्क था कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आप देश के अंदर धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कैसे भेदभाव कर सकते हैं। केंद्र सरकार का तर्क यह था कि जो इन देशों में परसिक्यूटेड हैं नॉन मुस्लिम, क्योंकि ये सभी तीनों के तीनों देश मुसलमानों के हैं, वहां जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, हम उस माइनॉरिटी को भारत में स्थान दे रहे हैं, हम वहां की मेजॉरिटी को यहां स्थान नहीं दे सकते। इसलिए जो मुस्लिम समुदाय है, चूंकि बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मुसलमानों को जो वहां से 1947 के बाद आए हैं या जो पार्टीशन में नहीं आए, पार्टीशन में चले गए या वहीं के रहने वाले हैं, उन मुसलमानों को यहां स्थान नहीं दिया जा सकता। मैं उसके 2 कदम आगे भी उस समय भी चर्चा कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, जब पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान बन गया था, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान था उसको भी पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो यहां रह गया था। उसका मुख्य कारण था नेहरू और लियाकत अली का समझौता। नेहरू लियाकत समझौते की वजह से लोग रोक लिए थे, अदरवाइज जब अंग्रेज यहां से जा रहा था तो उसने तो फुल पार्टीशन की व्यवस्था करी थी। उसने व्यवस्था यह करी थी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और पाकिस्तान
पाकिस्तान मुसलमानों का है। जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, वोटिंग हुई थी, वोटिंग में भी पाकिस्तान ही उन्होंने चुना था। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी तो उसमें भी उन्होंने कहा हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, और जो लोग ये कह रहे थे हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था कर दी गई थी और स्वीकार कर लिया गया था माउंटबेटन के द्वारा। अब सवाल ये पैदा होता है तो आबादी इधर से उधर चलनी शुरू हो गई। बाद में नेहरू लियाकत समझौते ने, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास कर लिया कांग्रेस में, और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भाई सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे, कुछ 2% 3% मुसलमान तो हिंदुस्तान भी मांग रहे थे, हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, उनको हिंदुस्तान में रोकने की व्यवस्था हम करेंगे। इसको आगे फॉरवर्ड करते हुए नेहरू लियाकत समझौता हो गया कि पाकिस्तान में हिंदू अगर रहना चाहे तो रुक सकता है और हिंदुस्तान में मुसलमान रुकना चाहे तो रुक सकता है। अब पाकिस्तान में हिंदू रुकना चाहे, भारत में मुसलमान रुकना चाहे, इसका मतलब तो ये हो गया पार्टीशन का उद्देश्य ही विफल हो गया। ये नेहरू लियाकत समझौते ने पार्टीशन का ऑब्जेक्ट ही विफल कर दिया। इससे पार्टीशन की तो थ्योरी ही फेल हो गई। अंग्रेज तो पार्टीशन करके गए थे, लेकिन नेहरू जी ने पार्टीशन की थ्योरी फेल कर दी, उनके वंशजों ने भी फेल कर दी। फिर उन्होंने उनको कहा कि अल्पसंख्यकों को हम विशेष अधिकार देंगे, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा, उनको फल फूलने का अवसर देंगे, उनको सब कुछ करेंगे। अब ये सब कुछ जो भारत में हुआ, फिर ये हुआ कि जो संपत्ति पाकिस्तान ले लिया गया है मुसलमानों ने, तो हिंदुस्तान में जो संपत्ति बची, जिस पर सार्वजनिक संपत्ति थी, उस संपत्ति पर भी 1954 में उसको वक्फ बोर्ड में डाल दिया, और वक्फ बोर्ड डालकर, वक्फ पहले से वैलिडेशन था लेकिन वक्फ बोर्ड बनाकर उसमें दे दिया, और संरक्षण भी, यानी कि पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों ने संपत्ति छोड़ी, सार्वजनिक संपत्ति, वो संपत्ति भी यहां मुसलमानों के ही कब्जे में रह गई। ये नेहरू की बड़ी दरियादिली थी, और क्या कहें उनका दरियादिली के विषय में। लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय भी, गांधी जी का बयान भी है, उस समय सभी भारत के नेताओं के बयान है कि अगर हिंदू पाकिस्तान के, चाहे पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसको आज कहते हैं, या पश्चिमी पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान कहते हैं, इन क्षेत्रों से अगर हिंदुस्तान में आना चाहता है तो सदैव के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। वो कभी भी, चूंकि जोगेंद्रनाथ मंडल का प्रकरण सामने आ चुका था, और जोगेंद्रनाथ मंडल ने बांग्लादेश का जो इतना बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा, वो उसका कारण जोगेंद्रनाथ मंडल थे। वो पहले लॉ मंत्री भी वहां पर बने थे, बाद में उनकी भी पिछवाड़े पर जब पड़ा तो वो हिंदुस्तान में आके ही उन्होंने अंतिम संस्कार अपना करवाया। आप सोच लीजिए कि क्या हश्र हुआ था। तो फिर ये बात सबको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकता। अब हिंदुस्तान में अगर उसको यही ध्यान में रखना है, योगेंद्रनाथ मंडल के बाद भी ध्यान रखना था, तो नेहरू जी को यह तय करना था कि अभी वापस चले जाओ पाकिस्तान, अभी हिंदुस्तान में सारे वापस आ जाओ। लेकिन उनको माइनॉरिटी के 25 से 29 और ये वो सब राइट देकर और ये सब संरक्षित किया गया, उनको फुलाया गया। अब पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट भी घुस आए, मतलब जो चले गए थे वो वापस धीरे धीरे करके आगे, तमाम तरीके अपनाकर। उनको भी भारत में नागरिकता चाहिए। जो परसिक्यूटेड, जिनको वहां मारा पीटा गया, जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे लोग जो भारत में आ गए वीजा लेकर, और भारत में वीजा लेने के बाद यहां रुक गए, वापस नहीं गए, उनके लिए उस समय भी फॉरेनर्स एक्ट में ये व्यवस्था करी गई थी कि उनको फॉरेनर नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा पासपोर्ट ऑफ एंट्री एक्ट, पासपोर्ट एक्ट 1920 में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर वो यहां से वापस नहीं जाते हैं तो फिर उनको पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसलिए वो यहां पर रह गए, वंशज हो गए, लेकिन उनको नागरिकता का प्रश्न हमेशा खटकता रहा, और नागरिकता न होने की वजह से खानाबदोश की जिंदगी बिताते रहे, जबकि उनका फंडामेंटल राइट होना चाहिए था एज पर पार्टीशन थ्योरी। और जो यहां पर माइनॉरिटी, जिसको तथाकथित नेहरू जी ने कहा, उस माइनॉरिटी का फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए। अगर आप रुके भी हैं हमारे घर में, तो मेरे घर में आप डिसीजन मेकर कैसे बन सकते हैं? सवाल यह है, आप डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। आप हमारे घर में हैं तो बैठकर एंजॉय करिए, लेकिन डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए, उनका वोट नहीं बनना चाहिए था, उनको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था, सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिलना चाहिए था, सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम पर लाभ उनको ही दिया गया, और यह कहा गया कि इनका पहला अधिकार बनता है। यह सब गड़बड़ हुई, और 47 के बाद जैसा देश हिंदुस्तान देखना चाहते थे वैसा नहीं बना। गरीबी शरीबी तो ये सब नेहरू जी की खेल होते ही रहे, जाति व्यवस्था, जाति तोड़ना, मुसलमानों को प्रेफरेंस देना, ये सब होता रहा। केंद्र की सरकार ने, मोदी जी जब बैठे तो उनके सामने ये बात थी हमेशा से, क्योंकि आर्टिकल 370 हम लोग कर रहे थे, तो 370 के समय पर यह बड़ा विषय सामने आया था, सरकार को इस पर संज्ञान भी दिलवाया गया था। तो इसलिए इस विषय पर, खासतौर से CAA के विषय पर, केंद्र सरकार ने तय किया कि 2014 तक जितने लोग आ गए होंगे
होंगे उन सबको हम नागरिकता देंगे। 19 फरवरी सन 2019 को केंद्र सरकार ने इसका बिल पास किया और 19 फरवरी 2019 को बिल पास करके ये कहा कि 2014 यानी कि अब से 5 साल पहले तक जो कोई भी भारत में आ चुका होगा लीगल वैलिड वीजे पर यानी कि कागजातों के साथ, उसको भारत में हम निवासिता देंगे और उसको हम नागरिकता भारत में देंगे। लेकिन वो माइनॉरिटी होना चाहिए जिसको फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं माना गया, जिसको पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना गया। लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं था। मुसलमान तो यही पहले से प्रवासी है, जो पाकिस्तानी होना चाहिए तो वो यहां पर बैठा था इसलिए। लेकिन नेहरू जी ने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे दिया, तभी हर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं यहां बैठा हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन के पितामह को गांधी जी के रूप में बता दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक के रूप में नेहरू जी को बता दिया और कहा कि वो दे गए। ये सारी भारत में समस्या खड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें जो थी वो सुनवाई करने का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा हम इस पर सुनवाई करेंगे। उन्होंने उसकी तारीखें फिक्स कर दी हैं और तारीखें फिक्स करते हुए उन्होंने ये तय किया है कि हम इन विषयों पर अब पूर्ण चर्चा करेंगे, यानी कि अब इनका निर्णय होगा। चीफ जस्टिस के सामने जब बात आई तो उन्होंने कहा कि देखिए नेशनल इंटरेस्ट के मामले जितने भी पड़े हुए हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए कि 5 मई से उसकी सुनवाई होने वाली है। 5 से 12 मई के बीच में वो सुनवाई करेंगे और 243 याचिकाएं 243 पिटीशंस इस पर फाइल की गई हैं। असम वाले मामलों में उन्होंने कहा कि इसको हम लेटर ऑन करेंगे, पहले सीएए की वैलिडिटी देखेंगे। असम वाले मामले का मामला भी समझ लीजिए कि असम का क्या मामला है। 1971 में जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो बहुत बड़ी आबादी को पाकिस्तानी सेना वहां रेप कर रही थी, मुसलमानों का वहां गलत कर रही थी और हिंदुओं को भी मार रही थी। उन्होंने वहां से भागना पसंद किया, वो त्रिपुरा में आ गए और असम में आ गए। असम में आंदोलन हो गए। ये सर्बानंद सोनोवाल जी जो दिखाई दे रहे हैं आपको केंद्र में मंत्री, इनके नेतृत्व में उस समय स्टूडेंट यूनियन ने बड़े आंदोलन किए। अब जब बड़े आंदोलन हो गए तो आंदोलनों के समय पर असम अकॉर्ड हुआ। असम अकॉर्ड में यह तय किया गया कि 1971 से पहले अगर कोई आ गया होगा तो वो यहां रह सकता है। 1971 की डिस्टर्बेंस के बाद वजह से जो आए हैं उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा, उनको इन राज्यों में स्थान नहीं मिलेगा। वो असम अकॉर्ड 1971 की जो डेट फिक्स करता है उसको लेकर असम और त्रिपुरा के लोगों का चिंता है केंद्र, मतलब इस सीएए से। और उनका कहना है कि सीएए की वजह से अगर सीएए पैन इंडिया लागू हो गया 2014 तक, तो 1971 से लेकर 2014 तक जो लोग आ चुके होंगे उनको भी यहां स्थान मिल जाएगा और उनको यहां नागरिकता मिल जाएगी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूर्वांचल में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। ये बांग्लादेशी हैं, इनको वापस जाना पड़ेगा और इनको वहां राइट नहीं। इसीलिए एनआरसी जो शुरू हुई थी वो असम अकॉर्ड की वजह से असम में ही शुरू हुई थी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहले भी पीआरसी बनाकर रखी थी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की तरह कि भाई उसमें नहीं घुस सकते उस क्षेत्र में, और ये अंग्रेजों के समय पर भी था कि उस क्षेत्र में नहीं घुस सकते। तो फिर नॉर्थ ईस्ट का जो असम अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड के मामले में उनका आंदोलन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई एनआरसी करके हमारे जो यहां के लोग हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी असम एनआरसी को वैलिड किया था, तो जो लोग भी यहां पर हैं चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने से आए हों, वो असम में नहीं रह सकते, असम की निवासिता नहीं ले सकते। अब आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान में जो लोग आए वो 2014 तक उनको हम सबको नागरिकता दे रहे हैं, वो प्रोसिक्यूटेड होने चाहिए और वो माइनॉरिटी उन देशों की होनी चाहिए। तो फिर असम और त्रिपुरा वालों का कहना है कि फिर हिंदुओं को भी या बौद्धों को या ईसाइयों को या सिखों को, जो भी आए हैं, ये हमारे यहां डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे और ये हमारी यहां समस्या खड़ी करेंगे। इसलिए वहां से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर पिटीशन डाली। इनका सबका एक मत है और वो मत ये है कि भाई हिंदुस्तान में या तो सबको ले लो और या फिर सबको वापस जाने दो। अब ये बात तो इनको कौन समझाए कि ये नागरिकता देने, आर्टिकल 14 की जब बात करते हैं इक्वलिटी है, कांग्रेस ने तो यही कहा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। तो फिर अगर आर्टिकल 14 ही केवल देखा जाएगा तो फिर रिजर्वेशन भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, वीमेन एम्पावरमेंट भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, आर्टिकल 25 भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, 25, 26, 27, 29, 30 तक, 25 से 30 तक भी इक्वलिटी आर्टिकल 14 में तो फिट नहीं बैठता, लेकिन वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के। तो आर्टिकल 14 एक ग्रांड आर्टिकल है जो ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि बच्चों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, महिलाओं के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, SC ST के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, रिजर्वेशन किया जा सकता है, रिलीजियस
फ्रीडम दी जा सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटी घोषित की जा सकती है, ऐसे तमाम फिर आर्टिकल्स शुरू होते हैं 15 से 30 तक। अब अगर केवल आर्टिकल 14 लोगे तो फिर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक आपको हटाना पड़ेगा। यह मेरा मानना है कि आर्टिकल 25 से 30 तक सब इनवैलिड हो जाएंगे। फिर अगर आर्टिकल 14 ही केवल देखा जाएगा तो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) जो रिजर्वेशन की बात करता है वो भी बेईमानी हो जाएगा। यानी कि अगर केवल आर्टिकल 14 को देंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरी बात यह भी है कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ केवल नागरिकों को देती है या गैर नागरिकों को भी देती है। नागरिकता देना केंद्र सरकार का अधिकार है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में इस बात की व्यवस्था है कि केंद्र सरकार तय करती है कि नागरिकता कैसे देगी। तो नागरिकता देते समय वो क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा जब नागरिकता परसिक्यूटेड समाज को दी? इस बात को तय होना है कि आर्टिकल 14 नागरिकता लेने के बाद लागू होगा या आर्टिकल 14 नागरिकता लेने से पहले लागू होगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लगातार इस विषय पर, अभी वो जब से बैठे हुए हैं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, तब से वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि अप्रवासी अवैध अप्रवासियों को यहां कोई स्थान नहीं है। हम उनको रेड कारपेट यहां नहीं बिठा सकते, हम उनके लिए यहां व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। हमारे देश में भी बहुत करने वाले काम है, हम अपने देश के अनुसार ही काम कर सकते हैं, हम उनको खुला छूट नहीं दे सकते। और चूंकि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है इसलिए हम किसी को भी रिफ्यूजी नहीं बना सकते। अब रिफ्यूजी का भी स्टेटस अगर देना है तो केंद्र सरकार के पास सोल डिस्क्रिशन है, और किसी को नागरिकता देना है तो केंद्र सरकार के पास सोल डिस्क्रिशन है। उस डिस्क्रिशन से ही नागरिकता और निवासिता दी जा सकती है, उसके अलावा नहीं दी जा सकती। इसलिए यह बात ध्यान रखने की है कि जो तय होना है वो ये होना है कि आर्टिकल 14 किसी भी व्यक्ति के ऊपर भारत का नागरिक होने के बाद लागू होगा या भारत का नागरिक होने से पहले लागू होगा। दूसरी बात, क्या मुस्लिम बाहुल्य जो पाकिस्तान बना पार्टीशन में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को भारत में नागरिकता का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि पार्टीशन थ्योरी तो बिल्कुल नहीं देती। यहां तक कि पार्टीशन थ्योरी के अनुसार अगर आप चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब पार्टीशन थ्योरी आई तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले पार्टीशन, सोल पार्टीशन थ्योरी पर अगर आप आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों को भी यहां अधिकार नहीं देना चाहिए। मुस्लिम प्रॉपर्टी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी भी भारत सरकार की संपत्ति है। अब वो नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन, या उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उन्होंने वो 2% वाला लकूना लगाकर ये सब कर दिया, यूसीसी भी लागू नहीं होने दिया। हालांकि आर्टिकल 44 डॉक्टर अंबेडकर अड़ गए तो आर्टिकल 44 उन्होंने लिख दिया कि भाई जो भी रहेगा वो सब एक ही कानून से लागू। जब भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो फिर माइनॉरिटी क्यों है? जब भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो फिर रिजर्वेशन क्यों है? जब भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो प्राइवेट संस्थान और ये सार्वजनिक संपत्ति भारत सरकार की क्यों नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्नों पर मुझे लगता है कि पिटारा खोलना चाहिए। क्या परिणाम होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिस प्रकार से अभी तक काम कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव ही निकलने वाला है, और उनके समय पर ये सेटल होने का मतलब भी कुछ अच्छा ही होगा। मैं समझता हूं कि अगर इसमें ये भी पॉइंट इंक्लूड कर दिए जाएंगे, पार्टीशन थ्योरी सबसे पहले डिस्कस हो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हो, तब समझ में आएगा कि वाकई में हमारे देश के साथ किसने खेल खेला और कितना खेल खेला और कितना खतरनाक खेल खेला, जो पूरे हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा करके चला गया। आप विचार करके जरूर डिस्कशन में नीचे चर्चा कीजिएगा। आपके पास कुछ बिंदु हैं तो वो दीजिए, मैं बोलूंगा, और उन पिटिशनर्स को भी जो डिफेंस करेगी सरकार, उनके पास भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका विषय, आपके कानूनी पॉइंट उस पर आ सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।